नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं लेकर हाजिर हूँ हेमा मालिनी जी की बायोग्राफी हेमा मालिनी एक अनकही कहानी का चैप्टर 3, जिसका नाम है स्टारडम की सुगंध। दोस्तों, हमने अब तक 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोग्राफी है। आई होप आपको पसंद आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जया जी का अब सारा समय लगभग हेमा के साथ ही गुजरता था और दूसरे भाई बहन अभी इस चीज के लिए ना तो पूरी तरह से तैयार थे और ना ही अभ्यस्त थे। उन सबके लिए यह परेशानियों से भरा दौर था, परंतु जल्द ही पूरे परिवार ने अपने आप को सिनेमा जगत की अनवरत चर्चा के अनुरूप ढाल लिया। जया जी अब चक्रवर्ती जी से नया घर ढूंढने, वाहन आदि की व्यवस्था, महीने के खर्चों, यहाँ तक कि हेमा के लिए नए एवं विस्तृत वार्डरोब के लिए अलग बजट के बारे में भी खुलकर चर्चा करने लगी थी। उन दिनों उन्होंने एक नया काम शुरू किया था और बम्बई में रहने वाले सभी दोस्तों, रिश्तेदारों एवं पहचान वालों के नंबर एक डायरी में लिखती रहती थी। एक दिन यह बहुत काम आएगा, पूछने पर यह उनका एक दार्शनिक सा जवाब होता था। जैसे जैसे बम्बई के लिए महाप्रस्थान का समय निकट आ रहा था, जया जी और हेमा दोनों के अंदर की घबराहट बढ़ रही थी। अपने घर की यादों, परिवार के खुशनुमा माहौल से एक झटके में विलग हो जाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। बम्बई में उनका ज्यादातर समय स्टूडियो के दमघोटू वातावरण में व्यतीत होता था और ऐसे में परिवार के पास वापस आने की चाह बनी रहती थी। जब जया जी वापस घर लौटी तो घर की हवा में एक अलग सी खुशबू घुल गई थी। चक्रवर्ती जी और दोनों लड़के उनका सानिध्य पाकर खिल से उठे। जया जी ने भी उन्हें बम्बई के फिल्मी जगत की चटखारेदार कहानियों के साथ पसंदीदा जायकेदार खाना खिलाते हुए खुश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे दोनों अभिभावक एक दूसरे से एकदम अलग थे, जैसे कि उत्तर और दक्षिण, परंतु इसके बावजूद उनका आपसी सामंजस्य लाजवाब था। हेमा याद करती हैं, शायद कला और संगीत के प्रति उनके अटूट प्रेम ने उन्हें एक दूसरे से एक अदृश्य डोरी से बांध रखा था। अप्पा को नृत्य और नाटक के बारे में काफी मालूम था, पर उन्होंने कभी हम पर खुलकर जाहिर नहीं किया। उनके उलट अम्मा स्वतः स्फूर्ति और साहस की प्रकृति थी। एक बार जब वे कुछ करने की ठान लेती थी तो संसार की कोई भी शक्ति उनके निश्चय को डिगा नहीं पाती थी। यह जया जी का दृढ़ संकल्प ही था जिसने सारे परिवार को बम्बई के लिए अंततः मना ही लिया। शुरुआत में हेमा और उनकी माँ हेमा के संरक्षक अनंत स्वामी के चेंबूर स्थित घर में रहीं। वहां वे अनंत जी के परिवार के साथ लगभग 1 साल तक रुके। वे लोग वाकई में शानदार अतिथेय थे, परंतु व्यावहारिक तौर पर किसी परिवार के साथ लंबे समय तक रहना अटपटा सा होता है। 1 साल के अंदर ही मैंने कई सारी फिल्में साइन कर ली थी और अब मुझे नियमित रूप से शूटिंग के लिए जाना होता था। इसके लिए हमें बांद्रा में एक फ्लैट की आवश्यकता महसूस हुई और हम लोग वहीं आ गए। उनके द्वारा किराए पर लिया गया पहला अपार्टमेंट मालाबार हिल की एक गगनचुंबी इमारत में था। यह एक प्रसिद्ध इलाका था, परंतु हेमा और जया जी यहाँ के वातावरण में हमेशा असहजता महसूस करती थी। मैं अपनी सारी जिंदगी भूतल पर स्थित मकान में रहती आई थी और अब सबसे ऊंचे माले से सूर्योदय देखना काफी अजीब सा लगता था। खिड़की से नीचे सड़कों पर कारों के तेजी से गुजरते देखना नज़ारा सुंदर तो था, पर हमें यह भी एहसास करा देता था कि लोगों से भरे इस बम्बई शहर में मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसे आप अपना कह सकें। जब आप एक बड़े से भरे पूरे परिवार में रहने के अभ्यस्त हों और उनके बिना गुजारा करना मुश्किल होता है, अगर परिवार का एक भी सदस्य बाहर हो तो सब कुछ उजड़ा उजड़ा सा लगता है। इससे पहले हमारा परिवार कभी अलग नहीं हुआ था और अब मुझे अपने भाइयों के साथ रहने की कोशिश सता रही थी। दिन तो स्टूडियो के अंदर किसी तरह बीत जाता था, पर शाम ढलते ही हम माँ बेटी इस अनजान शहर में बहुत अकेलापन महसूस करती थी। अप्पा समय समय पर हमसे मिलने आते रहते थे और उन्हें इस किराए के फ्लैट में होने वाली हमारी असहजता का अनुमान हो गया था और उन्होंने तेजी के साथ पश्चिमी उपनगरों में एक बंगले की खोज शुरू कर दी। जैसे ही उन्हें जुहू में एक उपयुक्त घर मिल गया, हम वहीं शिफ्ट कर गए। नया घर चक्रवर्ती परिवार के दिल्ली और मद्रास स्थित आवासों का अजीब सा मिश्रण जैसा था। घर के चारों ओर पर्याप्त रूप से हरियाली थी, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह भूतल पर स्थित था।
स्टूडियो जाने और आने के क्रम में मैं हमेशा जुहू चौपाटी से होकर गुजरती थी और मुझे समंदर को देखना बहुत अच्छा लगता था। मुझे बीच की सुगंध से प्यार सा हो गया था। उन दिनों बालू और पानी दोनों बिल्कुल अलग रंग के थे। बालू सुनहरा दिखता था और पानी गहरे हरे रंग का। कुछ ही समय के अंतराल में हेमा ने अपने आप को बम्बई में स्थापित कर लिया और उनके भाई एवं पिता भी सदा के लिए वहीं आ गए। फिल्म स्टूडियो और सिनेमा घरों में हेमा के द्वारा पैदा की जाने वाली सनसनी का रंग मात्र भी असर चक्रवर्ती घराने के दैनिक कार्यकलाप पर नहीं पड़ता था। वहाँ आज भी दिन की शुरुआत देवोपासना से होती रहती थी और अंत परिवार के सभी सदस्यों के एक साथ बैठकर शाकाहारी भोजन का आनंद उठाते हुए। चक्रवर्ती बाबू परिवार के पितृ पुरुष थे और हर किसी के सपने को पूरा करने के लिए कृत संकल्प थे। उन्हें अपने पुत्रों से सदैव उच्च अपेक्षाएं थी और अब जब उनकी बेटी एक कलात्मक करियर में पूरी तरह से रच बस गई थी तो हेमा से भी वे उसी तरह के उच्च प्रदर्शन की आस रखते थे। अप्पा अपने पूरे जीवन काल में एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति थे और अपनी संतानों से भी इसी तरह के आचरण की अपेक्षा थी उन्हें। मेरी पहली फिल्म व्यावसायिक रूप में कोई खास सफल नहीं थी, परंतु बॉक्स ऑफिस पर इसके ठंडे प्रदर्शन के बावजूद मुझे ढेर सारी फिल्में मिल चुकी थी और उनमें से ज्यादातर सफल भी रहीं। मैं नहीं जानती क्यों, पर शायद किसी ने भी सपनों का सौदागर की असफलता का कोई शोक नहीं मनाया। बॉक्स ऑफिस क्या होता है, फिल्म की सफलता और असफलता का मुझे कोई ज्ञान नहीं था। भाग्य की देवी जैसे हेमा पर मुस्कुरा रही थी और ज्यादातर बड़े निर्माताओं की फिल्में हेमा को शुरुआत में ही मिल गई। उन्होंने मदन मोहल्ला की शराफत एवं विजय आनंद की जॉनी मेरा नाम में काम किया और दोनों ही फिल्में जबरदस्त हिट साबित हुई। उनकी सभी फिल्मों का भावनात्मक पहलू बहुत मजबूत रहता था। जॉनी मेरा नाम का जिक्र करते हुए हेमा मानती हैं कि यह सही वक्त पर सही कलाकारों के साथ बनी एक शानदार फिल्म थी। सन 1970 में इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से देव आनंद और हेमा ने 8 फिल्मों में साथ काम किया। तेरे मेरे सपने 1971, शरीफ बदमाश, छुपा रुस्तम और जोशीला 1973, अमीर गरीब 1974, जाने मन 1976, सच्चे का बोलबाला 1989 और दशकों बाद बनी सेंसर 2001, पर इनमें से कोई भी जॉनी मेरा नाम की जादुई सफलता को छू तक नहीं पाई। जॉनी मेरा नाम का यादगार गीत ओ मेरे राजा बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित राजगीर की स्काई ट्रॉली पर फिल्माया गया था। कलाकारों को एक रोप वे के साथ पहाड़ी के दूसरी ओर बने बौद्ध मंदिर स्तूप तक जाना था और उस वक्त यातायात का एक ही यही साधन था। रास्ते में ही विजय आनंद ने अचानक रोपवे पर ही गीत की कुछ पंक्तियों को शूट करने का तय किया। अचानक फिल्मांकन की सहजता के लिए उन्होंने हेमा को देव साहब की गोद में बैठने को कहा। रोप वे ट्रॉली को इस दूरी को तय करने में कुछ ही मिनट लगने थे, परंतु एक शरारती व्यक्ति के बीच रास्ते में रोप वे का विद्युत प्रवाह बंद कर दिया। ट्रॉली रुक गई और हेमा तथा देव साहब बीच आकाश में ही अटक गए। हेमा, जिन्हें ऊंचाई से डर लगने का आंतरिक भय था, अत्यंत भयभीत हो उठी। उनका ध्यान बटाने के लिए देव साहब उन्हें काफी देर तक चुटकुले सुनाते रहे। जल्द ही दोषी व्यक्ति पकड़ा गया। ट्रॉली फिर से चल पड़ी। हेमा कहती हैं, आज भी जब मैं यह फिल्म देखती हूँ तो उस दृश्य से जुड़ा डर लौट सा आता है। यह एक वाकई मजेदार बात है कि जब भी आप किसी पुरानी फिल्म के अंश या फोटोग्राफ देखते हैं तो लगभग भुला दी गई बातें एकदम से पूरे दिलो दिमाग पर छा जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो को लगाते हैं यहीं पर विराम और आज का वीडियो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हमने जाना कि हेमा जी किस तरह से मुंबई शिफ्ट हो गई, उन्होंने नया घर लिया, उन्होंने इतनी सारी फिल्में साइन की जिसमें से बहुत सी फिल्में हिट रहीं और जॉनी मेरा नाम फिल्म को तो कोई भी नहीं भूल सकता। ये मेरी भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म है। इसके सारे गाने मुझे बहुत पसंद है और जिस गाने की हेमा जी बात कर रही हैं, ओ मेरे राजा, ये तो बहुत ही फेवरेट गाना है मेरा। और हेमा जी इस फिल्म में कितनी खूबसूरत लगी थी ना दोस्तों। और आई होप आपको भी ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा और आने वाले वीडियोस तो अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।